बहुत दिन बाद आ रही है वीडियो, बट आज कंप्लीट करेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स हमारे हैं। आई होप आपका जो पुराना है आपने कंप्लीट कर लिया होगा। लेट मी जस्ट सी द माइक। ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द डिले। ओके, हम पढ़ने वाले हैं आज टॉपिक जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम आपको पीछे का एक रिकैप एक बार करवा देते हैं। हमने पढ़ा क्या था। हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में ही कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर हमने जो देखा था, जो कि आपका होता है गैल्वेनिक सेल, हमने देखा था। वहां पर क्या हो रहा था, आपके पास केमिकल से इलेक्ट्रोलाइट से, जिसकी वजह से हम देख रहे थे केमिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रही थी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी चीजें हो रही थी, आयंस की मूवमेंट की वजह से हमारे पास चार्ज आ रहा था, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, ठीक है, करंट आ रहा था ना। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, जिसमें हमारे पास कह सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी, यही तक हमने देखा। तो हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है जो कि सेकंड हाफ है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, आपकी जो केमिकल आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम उससे केमिकल के ऊपर कुछ काम करने वाले हैं, बिल्कुल उल्टा है उस टॉपिक का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको समझ आ जाना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ तो काम करने के लिए, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने क्या वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर मान लीजिए हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। हम उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज लगा देते हैं। हमने क्या लिया, बिजली का झटका देने वाले हैं, और हम यहाँ पर जो भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, ठीक है, हमने नमक लिया है। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, जब इसको करंट पड़ेगा तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, क्या करेगा, डिसोसिएशन होगा इसका, Na+ एंड Cl- में ये टूट जाएगा, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब आप करंट पास करते हो, जिस तरीके से आपने जो पावर सप्लाई है करके, तो आपने क्या होगा, यहाँ पर आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन होने वाला। जब डिसोसिएशन होगा तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक एनोड एक कैथोड लगा के रखे हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, Na+ है, Cl- है। आपको पता होगा जो कि एनोड होता है, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, एनॉक्स, ठीक है। एनॉक्स मतलब क्या, जो आपका एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एंड कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा। इतना बेसिक आपको याद होगा, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, जो आपका Cl- आयन है, एनोड क्या होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl- किसी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ भागेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आयन है एंड वो पॉजिटिव वाले एनोड की तरफ जा रहा होगा। समझ आई बात को। तो Cl- आपका किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव वाले एनोड की तरफ भागेगा, एंड Na+ जो कि आपका कैटायन है, वो आपका क्या करेगा, कैथोड की तरफ भागेगा अपना रिडक्शन कराने के लिए। इतनी बात समझ आई। इस टॉपिक में क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, बट हमको टॉपिक की कंटिन्यूटी के लिए इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर कभी पूछा जा सकता है तो आप आंसर कर पाएंगे, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। क्या क्या समझा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भैया बिजली देंगे तो क्या होंगे, बिजली देने से क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, समझ आएगा। अब वो डिसोसिएशन होने के बाद कैटायन एनायन में टूटेगा। अब वो कैटायन एनायन में टूट गया तो कैटायन किधर भागेगा, कैटायन भैया भागेगा क्या कराने, रिडक्शन कराने भागेगा। कैटायन आपका रिडक्शन कराने भागेगा कहां पर, कैथोड पे। एंड जो आपका एनायन है वो क्या करा रहे हैं, एनोड जो नेगेटिव आयन है, जो कि एनायन है, वो क्या करेगा, एनोड की तरफ भागेगा, क्या कराने, ऑक्सीडेशन कराने, और पॉजिटिव वाले एनोड की तरफ भागेगा ऑक्सीडेशन कराने। इतना याद रखना है आपको बस, ठीक है। तो कैथोड पे आपका रिडक्शन हो रहा होगा, जो कि सॉरी, तो Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, Na आएगा सॉलिड। एनोड पे क्या होगा, जो Cl- है आपका ऑक्सीडेशन होगा, आपका हाफ इलेक्ट्रॉन कर, ठीक है। इतना बात समझ आएगा। की पॉइंट क्या रखने, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, ठीक है, एंड रिडक्शन होगा कैथोड पे, नेगेटिव। और क्या हो, जो कैटायन आपके मूव करेंगे, कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास क्या कराने, रिडक्शन। एनोड आपका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराने पॉजिटिव टर्मिनल के पास, दैट्स इट। एंड जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मॉल्टन PbR2 अपने पास, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर। तो हम क्या करेंगे, PbR2, अब यहाँ पर क्या, Pb यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Pb2+ एंड Br-, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ये Pb2+ है, ये क्या करेगा, जो कि कैटायन है। अब इसका क्या होगा, कैटायन का क्या कराते हैं हम, रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन कहाँ पर हो रहा होगा, कैथोड पे। एंड एनोड पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर आपका एनायन समझिए ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर भैया हमने मान लीजिए, जैसे हमें हमें तो आदत है नमक हम ऐसे खाते नहीं, नमक हम ऐसे डिसोसिएशन के लिए छोड़ेंगे भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमने सोचा कि ये जो पड़ा है ना, ये जो नमक पड़ा है ना, तो इसी में हम थोड़ा वाटर भी डाल देते हैं, NaCl+H2O कर देते हैं। मतलब भैया आप क्या बनाना चाहते हो, आप एक्वस NaCl देखना चाह रहे हो, आप एक्वस NaCl देखना चाह रहे हो। तो अब क्या होगा, एक्वस NaCl के केस में जब आप चीज देखोगे तो क्या मिलेगा आपको भैया, NaCl डिसोसिएट करेगा, इसमें NaCl भी है, तो NaCl का डिसोसिएशन कैसे होगा, Na+ एंड Cl-। H2O भी डिसोसिएट करेगा, कैसे डिसोसिएट करेगा, H+ एंड OH-। इस तरीके का इसका डिसोसिएशन होगा। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं, Na+ जो आपके कैटायंस है, कैटायंस आपके पास क्या है, Na+ एंड H+, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका एक्वस NaCl में क्या होगा, Na+, Cl-, H2O, H+, OH- टूटेगा। क्या हुआ, हमें जो बात, जो इलेक्ट्रोलाइट था, अगर वो एक्वस मीडियम में पड़ा है, जो इलेक्ट्रोलाइट अगर एक्वस मीडियम में पड़ा है, तो उसका जब डिसोसिएशन उनका तो होगा, बट वाटर का भी डिसोसिएशन होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बताइएगा, अगर आपको मैं पूछूं
कैथोड जो आपके जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस का क्या होता है, कैटायंस का क्या होता है भैया, इधर हो, कैटायंस का क्या होता है, कैटायंस का क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैटायंस का क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे जाते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपके पास Na+ भी है, H+ है, आपके पास दो कैटायंस हैं अभी, आपके पास Na+ भी कैटायन है एंड H+ कैटायन भी है, तो इन दोनों में से कौन सा किसका रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, Na+ का रिडक्शन होगा या फिर H+ का होगा रिडक्शन। अब ये कैसे पता लगाएंगे, आपके पास Cl- है, OH- आयन है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl- का होगा कि OH- का होगा, ये कैसे पता चलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस कि अगर हमने पानी में डाल दिया या फिर एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट को लिया तो क्या होने वाला है भैया, क्या होगा अगर हमने एक्वस में लिया है। तो उसी का आंसर देता है आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या बताता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, अगर आपके पास कैटायन है तो वो दोनों में से कौन सा कैटायन, दोनों में से कौन सा कैटायन का रिडक्शन होगा, तो वही हम देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास Na+ है, NH+ है, तो किसका किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा भैया, किसका होगा, किसका होगा। तो आपके लिए जो सार है वही लिखा पड़ा है कि इन केस ऑफ कैटायंस, कैटायंस के केस में दैट आयन विल माइग्रेट व्हिच हैज अ ग्रेटर E0R। कौन सा आयन माइग्रेट करेगा, जिसका ग्रेटर E0R है। E0R का मतलब क्या भैया, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा। अगर हम बात करें Na+ NH+ में से, दोनों में से जिनका ज्यादा E0R होगा, जिनका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो मूव करेंगे, मतलब उनका जाके कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा। तो कैसे पता चलेंगे, तो हमारे पास आपके पास ये सीरीज है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले से लिखवाई हुई है, आपने याद भी की होंगी। तो H+ हम बात करें, यहाँ पर H+ है, Na+ कहां पर है, Na+ भैया Na है ही नहीं क्या भैया, Na यहाँ पर है, Na यहाँ पर है। तो हमने क्या बोला, जिसका जिसका E0R ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा, तो H+ माइग्रेट करेगा। तो हम एक और बात नहीं कह सकते, आप अगर आपको पता होगा हम जब नीचे जाते हैं तो E0R बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। बात समझ आ गई, ओके। तो हम ये कह सकते हैं, ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में कैटायंस के केस में, कैटायंस के केस में कौन माइग्रेट करेगा, कौन माइग्रेट करेगा, जिसका E0R ज्यादा होगा, जिसका E0R ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या फिर जो नीचे आता है, जो नीचे आता है वो जाएगा सबसे पहले। मतलब E0R ज्यादा होगा दैट मींस वो नीचे आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। जब नीचे आप मूव करते हो तो E0R इंक्रीज करता है, तो ग्रेटर E0R का मतलब क्या, नीचे ही आ रहा होगा। तो हम इससे कह सकते हैं जो नीचे आता है वो जाएगा, जो नीचे आता है वो जाएगा, मतलब जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू होगी, रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर H+ माइग्रेट करेगा, तो H+ यहाँ पर क्या करेगा, H+ इलेक्ट्रॉन लेके आपका H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H+ का रिडक्शन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि वो नीचे आता है एंड उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। होप समझ आ गई होगी बात। तो इसी तरीके से आप निकालेंगे जब भी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वेश्चन गिवन होगा, किसका रिडक्शन कराएंगे, कौन कैथोड पे जाएगा, जिसका E0R ज्यादा होगा। समझ आई बात को, चलो एनायंस के केस में बात करते हैं। एनायंस के केस में जो टेंडेंसी है माइग्रेट करने की, वो डायरेक्टली आप इस तरीके से याद कर लो, क्योंकि यही एनायंस होते हैं, यही आपको क्वेश्चंस में आने वाले हैं, ठीक है। तो पंकज सर का ये देखना, सुनो OCBI, ठीक है। तो आपका I- माइग्रेट करेगा, देन Br-, देन Cl-, एंड देन OH-, देन NO3-, देन SO3-, ठीक है, यही आपका, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ द माइग्रेशन इसी तरीके से आपकी है, ठीक है। एनायंस में टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन कौन है, तो I- मान लो Cl- तो कौन माइग्रेट करेगा, I- माइग्रेट करेगा, ठीक है। I- I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Br- Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरीके से। तो जैसे आपका अगर मान लो 4OH- है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसका ऑक्सीडेशन का ये चीज याद रखना है, 2H2 + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इसका देखो, ठीक है ना, याद रखना इस बात को ना। दैट वाज ऑल फॉर इट, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, ठीक है। क्या क्या देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बिजली का झटका देंगे, वो डिसोसिएट करेंगे, बिजली का झटका देके डिसोसिएशन कराना है, समझिए, बिजली का झटका देके डिसोसिएशन कराना है। एनोड की तरफ कौन जाएगा, कैथोड की तरफ कौन जाएगा, यही चीज याद रखनी है। कैथोड के केस में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी याद रखेगा ना, एनोड के केस में आपका ये एक सीरीज है, सुनो OCBI, सुनो OCBI, समझ गए, दैट्स ऑल। एंड OH- अगर होगा तो ये कैसे होगा अब देख लेंगे। नाउ बात करते हैं फैराडेज लॉ के ऊपर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो भी एंड फॉर्मूले से रिलेटेड चीजें हैं, वो एक सवाल यहाँ से आपका आने वाला है, कंफर्म है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इससे नहीं मतलब आ जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। फैराडेज लॉ एग्जैक्टली कहता क्या है कि 1 मिनट, अभी आपने यहाँ पर ऊपर क्या देखा था कि जो वेट ऑफ डिपोजिशन है, जो यहाँ पर आपका कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी आप डालोगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी कितना डिपॉजिट होगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितना डिपॉजिट होगा किस चीज पे डिपेंड करेगा। लेट्स जस्ट से आई हैव दिस वायर, ठीक है, एंड ये कुछ तो मेरे पास बैटरी है मान लो, ठीक है। नाउ मेरे को कितना झटका लगेगा, ये मेरी हालत कितनी खराब होगी, डिपेंड करेगा व्हाट ऑन व्हाट,
कि इस बैटरी में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है या फिर कितना ज्यादा चार्ज ये मेरे को ट्रांसफर कर सकता है मेरी बॉडी में, कितना मेरे को करंट दे सकता है। समझ आया बात? सो हम कहते हैं, फैराडे लॉ कहता है भैया जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। मतलब अगर आप इसमें, अगर ये जो करंट जो आपका यहाँ पर जो एक्सटर्नल आपने सप्लाई वोल्टेज लगा के रखी है, अगर ये ज्यादा हुआ तो करंट ज्यादा होगा। तो ज्यादा अगर करंट पास करोगे, ज्यादा चार्ज जब पास करोगे तो यहाँ पर आपका डिपोजिशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो वेट ऑफ डिपोजिशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द इट। समझ आया क्या बात को? वेट ऑफ डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द इट, दैट्स इट, द फैराडेज का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अगर वेट प्रोपोर्शनल है, चार्ज कितना पास किया गया है, तो यहां से हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के z लगाया। z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, इसके बारे में डिफाइन करते हैं। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे। तो हमने z को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? वी आर डिफाइनिंग z as इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे। एंड जहां पर आपका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर एंड आपका f। ठीक है, तो आप z क्या कह सकते हो? z इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर बाय f। समझ आया क्या? z आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे, एंड आपका इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, यहाँ पर मैं q बाई एफ को ऐसे रहने दूं और वेट, और यहाँ पर क्या करूँ उनको मैं आपको सिखा ही देता हूँ। ये फॉर्मूला एग्जैक्ट एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अभी अपने पास रिलेशन क्या है? चलो ठीक है, बेसिक से करें क्या? अपने पास रिलेशन क्या है? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। वेट क्या है? वेट है प्रोपोर्शनल, यार मिनट, आई होप नाराज नहीं हो रहे होगे तो मेरी बात से। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इधर साइड में कर लेते हैं, साइड में। तो देखो, जो वेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट किसकी प्रोपोर्शनल है भैया? जो वेट है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज कितना पास किया गया है। मतलब जो वेट ऑफ डिपोजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज कितना पास किया गया है। तो हमने यहाँ पर वेट इज इक्वल टू क्या रखा? जेड क्यू। हमने जेड क्या बोला? हमने बोला जेड आपका क्या है? जेड हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जो कि क्या होता है? जो कि होता है मतलब इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे इनटू क्यू। तो हमने डब्ल्यू इज इक्वल टू ये इस तरीके से कर लिया। अब इस तरीके से कर लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अब हमने देखा जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एफ, और ये क्यू तो है ही आपका। तो हमने क्या कहा? हमने कहा भैया इधर आ जाओ, हमने कहा वेट बाई एन फैक्टर, ऐसे एन वेट, एक सेकंड को, वेट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट को हम नीचे उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्यू बाई एफ है। तो अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल्स। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। एक आपके पास रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? एन इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। तो आपको जो भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको इसी फॉर्मूले से आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एन इंटू एन एफ इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। समझ आ गया बात को? बेसिक कितना मैंने, शायद मैं ज्यादा कुछ बता दे रहा हूँ क्या? ठीक है, बेसिक रिलेशन आपको समझ आ चुका होगा, समझ आना होगा अभी तक तो। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन होता है जहाँ का फैराडेज का फर्स्ट लॉ यूज करके आपके न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे। ठीक है, कि इतना इतना करंट पास किया गया, इतना चार्ज पास किया गया, तो कितना वेट डिपॉजिट हुआ होगा, कितने मोल्स रहे होंगे, इन्हीं सब सवालों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट लिबरेटेड बाय पासिंग चार्ज 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब फालतू बातें जो भी चीजें लिखी हुई हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट एंड बेसिक फॉर क्वांटिटाइज इलेक्ट्रोप्लेटिंग सब चीज। ठीक है, तो बेसिक आपका जो फॉर्मूला है इन्हीं पे सवाल आने वाला है। नाउ कमिंग टू द, यही कुछ सेकंड कुछ नॉट अ फर्स्ट लॉ बट ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए एंड जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग इट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पता होगा क्या होता है? रेजिस्टेंस व्हाट, कितना ऑब्स्ट्रक्शन आया है इसका किसी वायर में या फिर कुछ में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका रो एल बाई होता है, आपको पता ही होगा इस चीज। रेजिस्टेंस रो एल बाई, क्लास 10 में पढ़ा होगा, यूनिट रेजिस्टेंस ओम। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी पता होगी जो कि होती है आपकी क्या? रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? रो ए बाई एल। ठीक है, रो ए बाई एल, इसको इधर भेज के ऐसा कर लिया ना। ना अब यहाँ पर कुछ अलग टर्म्स आती हैं। आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टे को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, वाह क्या रैप बन गया। तो रेजिस्टेंस का उल्टा आपका कंडक्टेंस होता है, जो कि जी, आप जी से हम डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट 1/r। तो ये आपका, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? 1/ओम। तो 1/ओम क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, जिसको हम एस लिखते हैं, जिसको हम सीमेन भी बोलते हैं, आई थिंक सीमेन बोलते हैं शायद, या इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी से कहते हैं, क्या कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी देखा, इन द सेम वे जैसे इसके लिए रेजिस्टेंस है वैसे इसी के लिए क्या है रेजिस्टिविटी है। दैट इज नथिंग बट k इज इक्वल टू 1 बाई रो, जो आपका रो आपने पढ़ा है उसी का उल्टा रेजिस्टिविटी दैट इज 1 बाई रो। तो आपका इस तरीके का फॉर्मूला है उसका, ठीक है, होप समझ आ गया होगा आपको ये बात। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज अ सेल कांस्टेंट, जिसको हम जी स्टार या फिर सिग्मा से डिनोट करते हैं। दिस जी स्टार इज नथिंग बट एल बाई ए। एल बाई ए कितना लेंथ है बाई एरिया, लेंथ बाई एरिया, लेंथ बाई एरिया क्या आ जाता है लेंथ बाई एरिया, दैट्स इट नथिंग बस। फॉर्मूले भी इस क्वेश्चन आएंगे आप देख लेना वहां पर, ठीक है, लेंथ बाई एरिया। तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस नथिंग बट रो एल बाई ए होता है, एंड एल बाई ए क्या होता है आपका, एल बाई ए इज नथिंग बट व्हाट जी स्टार। आपने अभी यहाँ पढ़ा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कितना कुछ नहीं, कितना मतलब कितना उसका लेंथ है कितना एरिया, उसको जी स्टार से हमने डिनोट किया है। एल बाई ए को हमने जी स्टार लिख दिया एंड रेजिस्टिविटी को 1 बाई के लिख दिया है। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन आ जाता है जो कि है जी स्टार इज इक्वल टू आर के, जी स्टार इज इक्वल टू आर के। तो जी स्टार आपका क्या सेल कांस्टेंट, आर रेजिस्टेंस, के आपका कंडक्टिविटी क्या है कंडक्टिविटी, समझे। तो आपके कुछ 5 फॉर्मुलेज हैं जिसमें से आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड सेल कांस्टेंट। ये 5 आपके फॉर्मुलेज हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। सेकंड लॉ हमने फर्स्ट लॉ में क्या देखा था, फर्स्ट लॉ में भैया हमने देखा था जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया या फिर चार्ज पास किया उसकी जैसे जो वेट ऑफ डिपोजिशन है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज कितना पास किया था आपने। ओके, व्हाट इफ मेरे पास एक ये है, ठीक है, ठीक है, तो हम स्टेटमेंट पहले से बात करते हैं। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, हमने क्या किया, हमारे पास 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है एंड क्या बोला जा रहा है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट लिबरेटेड प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मासेस। क्या बोला जा रहा है, मान लो आपके पास 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है एंड अगर आपने बिजली दोनों में सेम दी है, बिजली अगर आपने दोनों में सेम दी है, ठीक है, ठीक है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, आपने 2 इलेक्ट्रोलाइट रखे हैं एंड उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें पास की है तो क्या होगा, पास की है तो आपको जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, मास ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। जो मास आपका क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर हमने वेट मान लिया, इसका वेट मान लिया हमने W1 एंड वेट मान लिया इसका W2, क्या आपको दिखने का होगा शायद, पेन थोड़ा सा थिकनेस के बढ़ाता हूँ। हमने क्या किया, हमने कहा यहाँ पर W1 एंड यहाँ पर W2, हमने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मान लीजिए Q इसमें पास किया, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, हमने Q चार्ज पास किया, दोनों में सेम चार्ज या फिर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। तो हमने देखा इसमें W1 क्या हुआ है, वेट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोलाइट का, इसमें W2 वेट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोलाइट 2 का ना। तो ये जो W1 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास, क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास इसके खुद के इक्विवेलेंट मास के, एंड सेकंड वाला W2 इसका प्रोपोर्शनल होगा E2 के इक्विवेलेंट मास के। तो यही आपका इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, फैराडेज का सेकंड लॉ। अब इसकी मैं डेरिवेशन भी आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या भैया, जो वेट ऑफ डिपोजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 2 अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, W1 by W2 का अगर मैं W1 by W2 का रेशियो लूंगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नथिंग बट E1 by E2, इक्विवेलेंट मासेस हैं। W1 आपका W क्या है, W इज नथिंग बट कितना वेट ऑफ डिपॉजिट हुआ है एंड E1 E2 क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, दैट्स इट ना। अब यहाँ से अगर आपको देखना है दैट इज इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या है n, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दैट इज नथिंग बट वही है ना। 1 मिनट यार शिट, इतना समझ आ गया आपको, इतना समझ आएगा, W1 by W2 इक्वल टू नथिंग बट E1 by E2। अभी रुको मैं इसी से तुमको डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है, तैयार हो, आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी और नॉट, चलो। तुमने क्या बोला, ये आपका W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2। अब ये इसका डेरिवेशन करना है तो हम पहले फर्स्ट लॉ पे चलते हैं, हम फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ वी हैव इज W इज इक्वल टू ZQ, है कि नहीं, W इज इक्वल टू ZQ है कि नहीं भैया, बताओ, ठीक है। हमने क्या कहा, W इज इक्वल टू ZQ है, क्यों है भैया, क्योंकि भैया जो वेट ऑफ डिपोजिशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज कितना पास किया, W इज इक्वल टू ZQ, ठीक है। नाउ मान लो हमने 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया, तो हमने लिया फर्स्ट वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए W1 वेट डिपॉजिट हुआ है एंड Q चार्ज हुआ है, सेकंड के लिए हमने W2 वेट डिपॉजिट हुआ एंड उसके लिए चार्ज Q ही है, Z आपका Z ऐसे ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है तो,
ठीक है। नाउ अगर एक बात बताइए, हमने इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हमने इसका माना Z1, इसका माना Z2, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस तो डिफरेंट हो गई, एंड तो हम इसको डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा, W1/W2 इज इक्वल टू नथिंग बट Z1Q/Z2Q। आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया तो Q Q कैंसिल हो गया, तो Z1/Z2 को क्या लिख सकते हो, Z1 क्या होता है, Z1 इज व्हाट, इट्स नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे एंड E2/फैराडे, फैराडे फैराडे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, E1/E2। समझ आ गया क्या, जो वेट ऑफ डिपोजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट मासेस के। समझ आ गया, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन भी आ गया कि ये चीज़ कैसे आती है, मैंने वो चीज़ आपको प्रूव भी कर दी। समझ आ गया, सिंपल सा सॉर्टेड वे है। ये 3-4 रिलेशंस हैं, यही आपके एग्जामिनेशन में किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछ रहे होंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक बार फिर से वापस रिकैप करा दूं क्या सारी फॉर्मुलेस आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलो वापस से करेंगे रिविजन, आई होप दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ आएगा कहीं पर, ठीक है। बेसिक बेसिक कुछ फॉर्मुलेस हैं, ये रिलेशन याद रखिएगा ना, एंड ये 5 रिलेशंस एंड एक रिलेशन ये, इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज इनफ फॉर द योर जेईई एग्जामिनेशन एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, ठीक है। आई होप मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की होगी। बाय बाय।